जेलों में हजारों निर्दोष आदिवासियों को ठूंस दिया गया। मेरा साथी कोपा कुंजाम बताता था कि हमें 2 घंटे सोने को मिलता था, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे कि सब लोग सो नहीं सकते थे, इतनी जगह नहीं थी जेल में। 2 घंटे बाद उठा दिया जाता था, फिर अगली शिफ्ट होती थी। जेलें खचाखच भर दी गई। सोनी सोरी ने मुझे जेल से जो खत भेजे, उसमें उसने लिखा कि गुरुजी, जब मैं जेल में पहुंची तो मैं आत्महत्या करने का सोच रही थी। तो एक आदिवासी लड़की मेरे पास आई और उसने कहा, आप क्यों रो रही हैं? सोनी ने कहा, जब मैंने उसे बताया तो उसने कहा, दीदी मेरे साथ चलिए। और उस लड़की ने बाथरूम में ले जाकर अपना ब्लाउज खोलकर दिखाया। पुलिस ने उसके निप्पल काट दिए थे और उसने कहा, ऐसी कई लड़कियां हैं। और जेल में ऐसी लड़कियां थीं, 12 साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियां, जिनके शरीर पर इलेक्ट्रोक्यूशन मार्क्स थे, बिजली से जलाए जाने के निशान। पिछले साल जब भाजपा सरकार आई है, दिसंबर 23 में, उसके कुछ ही दिन बाद 1 जनवरी 2024 को 6 महीने की एक बच्ची को गोली से उड़ा दिया गया। वो मां की गोद में थी। पूरे साल भर 14 साल की लड़की को गोली से उड़ाया गया, 16 साल की एक गूंगी लड़की को गोली मार दी गई। अभी दिसंबर महीने में 4 बच्चों को गोली मारी गई, जो मैंने सोशल मीडिया पर फोटो भी, वो एक्सरे डाला था। 14 साल की लड़की है जिसके गले में गोली फंसी हुई है। बच्चों को गोली मारी जा रही है। आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया था। और वो मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के गोमपाड़ गांव का था, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने एक 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था। वो अपनी माँ की गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया था। और जो प्रत्यक्षदर्शी आदिवासी महिला ने मुझे बताया कि उस तड़पती हुई महिला के साथ भी सिपाहियों ने बलात्कार किया था। 16 आदिवासियों की हत्या की गई थी। और वो मामला आदिवासियों के साथ हम लोग लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे। और 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर पर फाइन लगाया और उस फैसले में लिखा है कि हिमांशु कुमार और इनके जैसे अन्य लोग जो राज्य की सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां रोकने के लिए इस तरह के मुकदमे कोर्ट के सामने लाते हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इनकी जांच की जाए और इन्हें दंड दिया जाए। ये जो फैसला था और ये जो मुकदमा था, ये मुकदमा एक नागरिक का जो पहला अधिकार है, एक इंसान का जो पहला अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार, उससे मुताल्लिक था। नागरिकों की हत्या राज्य ने की और अगर राज्य नागरिकों की हत्या करता है तो वो कोर्ट आए, लोग कोर्ट में आए और कोर्ट ने फैसला दिया कि अब नागरिकों के जीवन का अधिकार पूंजीपतियों के लिए छीना जा सकता है। अंबानी, अडानी और दूसरे पूंजीपतियों के लिए आपको गोली मारी जा सकती है और अगर आप कोर्ट आएंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपके खिलाफ जांच होगी और आपको सजा दी जाएगी। उसके बाद 2 और मामलों में तुषार मेहता जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा एड्समेट्टा वाले मामले में और एक और सुकमा के ही मामले में कि इन लोगों के ऊपर भी वैसा ही जुर्माना लगाइए जैसा आपने हिमांशु कुमार के ऊपर लगाया था। तो वो उसको एक उदाहरण के रूप में अब हर केस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देश में पूंजीपतियों के लिए नागरिकों की हत्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की उसमें सहमति है। और अगर आप उस पर उसको कोर्ट में लाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, आपको जेल भेजा जा सकता है। हम सब जानते हैं, हमें याद है कि कैसे सलवा जुलूम के दौरान
650 गांवों में घरों को जलाया गया, हजारों आदिवासियों की हत्या हुई। बड़े पैमाने पर सरकारी सुरक्षा बलों ने आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किए। और ये बात सिर्फ हमारा आरोप नहीं है, भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 16 आदिवासी महिलाओं ने प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे सामने रख दिए कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बलात्कार की फाइल पर लिखा जाता है आरोपी बनाम राज्य। लेकिन अगर राज्य ही बलात्कारी हो तो आप फाइल पर क्या लिखेंगे? राज्य बनाम राज्य। सिस्टम कोलैप्स कर गया। वहां राज्य बलात्कारी है, राज्य बलात्कार कर रहा है। वहां जेलों में हजारों निर्दोष आदिवासियों को ठूंस दिया गया। मेरा साथी कोपा कुंजाम बताता था कि हमें 2 घंटे सोने को मिलता था, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे कि सब लोग सो नहीं सकते थे, इतनी जगह नहीं थी जेल में। 2 घंटे बाद उठा दिया जाता था, फिर अगली शिफ्ट होती थी। जेलें खचाखच भर दी गई। सोनी सोरी ने मुझे जेल से जो खत भेजे, उसमें उसने लिखा कि गुरुजी, जब मैं जेल में पहुंची तो मैं आत्महत्या करने का सोच रही थी। तो एक आदिवासी लड़की मेरे पास आई और उसने कहा, आप क्यों रो रही हैं? सोनी ने कहा, जब मैंने उसे बताया तो उसने कहा, दीदी मेरे साथ चलिए। और उस लड़की ने बाथरूम में ले जाकर अपना ब्लाउज खोलकर दिखाया। पुलिस ने उसके निप्पल काट दिए थे। और उसने कहा, ऐसी कई लड़कियां हैं। और जेल में ऐसी लड़कियां थीं, 12 साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियां, जिनके शरीर पर इलेक्ट्रोक्यूशन मार्क्स थे, बिजली से जलाए जाने के निशान। ये सोनी ने मुझे जब खत में लिखा, और मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेलों में, छत्तीसगढ़ की जेलों में इस तरह से यौन प्रताड़ित लड़कियां बड़े पैमाने पर बंद हैं। सरकार इनकी जांच करवाए, और अगर मेरा आरोप झूठा पाया जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार की तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जांच करा सके या मुझे जेल में डाल सके। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक जेलर ने, जो दलित थी, वर्षा डोंगरे, उन्होंने मेरी फेसबुक पोस्ट पर नीचे लिखा कि हिमांशु कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खुद बस्तर जेल में डिप्टी जेलर थी और मैंने अपनी आंखों से ऐसी लड़कियां देखी हैं और मैं दहल गई थी। यानी सिस्टम में बैठी हुई एक जेलर ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे आरोप सच्चे हैं, ये हालत सच्ची है। उसके बाद वर्षा डोंगरे को सस्पेंड कर दिया गया। और लगातार वहां आदिवासियों की हत्या। पिछले साल जब भाजपा सरकार आई है दिसंबर 23 में, उसके कुछ ही दिन बाद 1 जनवरी 2024 को 6 महीने की एक बच्ची को गोली से उड़ा दिया गया। वो मां की गोद में थी। पूरे साल भर 14 साल की लड़की को गोली से उड़ाया गया। 16 साल की एक गूंगी लड़की को गोली मार दी गई। अभी दिसंबर महीने में 4 बच्चों को गोली मारी गई, जो मैंने सोशल मीडिया पर फोटो भी, वो एक्सरे डाला था। 14 साल की लड़की है जिसके गले में गोली फंसी हुई है। बच्चों को गोली मारी जा रही है। दिसंबर के 12 तारीख से आदिवासियों के खेतों पर और घरों पर बॉम्बिंग हुई है, बॉम्बारमेंट। लगातार मोर्टार लॉन्चर से मोर्टार डाले गए हैं। मैं लिखता रहा सोशल मीडिया पर, दुनिया की कोई भी सरकार अपने नागरिकों पर बमबारी नहीं कर सकती, ये मनाही है। लेकिन भारत में बॉम्बिंग चल रही है, कोई तो संज्ञान लो इसका। सुप्रीम कोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ, कोई तो देखो इधर को। किसी ने नहीं जवाब दिया। और फिर सीआरपीएफ ने खुद स्वीकार किया। सीआरपीएफ ने कहा, ये आदिवासी नक्सलियों को राशन देते हैं, इसलिए हम इनके ऊपर हमने ये कार्रवाई की है। हमने कहा, वाह, ऐसे लोग जिनको आदिवासी जीवन का कुछ नहीं पता, आदिवासी इतना अनाज नहीं उगा पाते कि वो साल भर अपने अनाज पर जिंदा रह सकें। वो राशन से, दुकान से अनाज लेते हैं, तब उनका साल गुजरता है। उनके ऊपर ये आरोप लगाकर कि ये चूंकि अपना खेत का धान नक्सलियों को देते हैं, इसलिए उन पर बमबारी की जा रही है,
ऐसे मूर्खों और दुष्ट लोगों के हाथ में हमने आदिवासियों को सौंप दिया है। मेरा कहना यह है कि ये जो सब हो रहा है, दो लोगों ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। हम मानते हैं कि उन दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन दोनों ने एक ही बात कही है, और उन दोनों का नाम है भगत सिंह और महात्मा गांधी। क्या कहते हैं? भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुना दी गई और वो लाहौर जेल में बंद थे, तो उन्होंने पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा, जिसे द लास्ट पिटीशन कहा जाता है, आखिरी खत। उसमें भगत सिंह कहते हैं कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधन और मेहनत कश के श्रम को लूटने के लिए उस पर एक सशस्त्र हमला किया है, और ये युद्ध, आपने एक युद्ध छेड़ा है भारत की जनता के विरुद्ध, और ये युद्ध अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म नहीं होगा। भले ही अंग्रेज चले जाएं और काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन ये युद्ध जारी रहेगा, और ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब इसमें मेहनत कश अवाम की आखिरी जीत हो जाएगी। हमने इस युद्ध में जवाब देने का फैसला किया है, इसलिए आप हमें युद्धबंदी घोषित करिए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। भगत सिंह लिख रहे हैं कि एक युद्ध होगा। गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। इस विकास के मॉडल में विकसित उसे समझा जाता है जिसके पास ज्यादा है, लेकिन प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें। दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे। छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। गांधी कहते हैं इस अंग्रेजी विकास में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर पिछड़ जाएगा। गांधी कहते हैं अंग्रेज अपने इस मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया पर हमला करते हैं। गांधी पूछते हैं भारत अगर अंग्रेजों का विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी कहते हैं लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। गांधी और भगत सिंह दोनों कह रहे हैं युद्ध निकलेगा। आज हमारी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस कहां हैं? वो हैं आदिवासी इलाकों में। क्या करने गए हैं? आदिवासियों को सुरक्षा देने? नहीं, वो गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए? नहीं, वो गए हैं पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने के लिए। और वो वहां क्या कर रहे हैं? वो वहां वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक पूर्ण युद्ध में होता है। वहां वो गोलियां चला रहे हैं, वहां वो बॉम्ब्स यूज कर रहे हैं, वहां वो इंटरनेशनल वॉर टूल रेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अपनी आंतरिक सेनाएं हमारे ही नागरिकों के विरुद्ध बलात्कार को एक युद्ध के टूल को के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। वहां झूठ है, वहां प्रोपेगेंडा है, वहां वो सब कुछ है जो एक पूर्ण युद्ध में होता है। इसे कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया। लेकिन खतरा यह है कि यह युद्ध फैलेगा। पूंजीवाद रुकता है तो मर जाता है। पूंजीवाद के विनाश के बीज उसके पेट में मौजूद हैं। पूंजीवाद रुकेगा तो मर जाएगा, इसलिए ये फैलेगा। जो हिडन वॉर ऑफ इंडिया आज आदिवासी इलाकों में, आप जाकर देखिए बस्तर में 1-1 किलोमीटर पर हजार सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाही पड़े हुए हैं। एक कैंप और दूसरे कैंप के बीच 1 किलोमीटर की दूरी है, आधा किलोमीटर की दूरी है। आपको लगेगा आप सूडान या अफगानिस्तान या किसी युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया है आदिवासी इलाकों को। लेकिन ये युद्ध फैलेगा, पूंजीवाद रुकेगा नहीं। भारत के पूंजीपति का अगला निशाना भारत की एग्रीकल्चर है। आप लिख कर रख लीजिए, कुछ ही सालों में ये युद्ध आपके मैदानी इलाकों में आएगा। हरियाणा, पंजाब, यूपी और जहां जहां समतल जमीनें हैं, ये युद्ध फैलेगा, पूंजीवादी युद्ध। युद्ध आपके दरवाजे आने वाला है, और ये सिर्फ हमारे संसाधनों को नहीं छीनेंगे, ये लगातार हमारी जॉब कम कर रहे हैं और बैंकों में रखा हुआ पैसा लेकर भाग रहे हैं। ना हमारे पास संसाधन बचेंगे, ना हमारे पास जॉब बचेगी, ना हमारे पास हमारी बचत बचेगी। जनता को पूरी तरह कंगाल करने की योजना पर ये खुलेआम काम कर रहे हैं, और जनता समझ ना पाए
इसलिए उसे हिंदू मुस्लिम के खेल में फंसाया जा रहा है। यही बात करने के लिए मैं सारे देश में लगातार साइकिल से घूम रहा हूं, और ये युद्ध और भयानक और क्रूर होगा। इसे कैसे रोकना है उस पर हम सबको बैठ करके बात करने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।